नमस्कार। आज हम एक काफ़ी गंभीर विषय पर बात करने वाले हैं। जून 2025 में जो इजराइल ईरान के बीच संघर्ष हुआ। हाँ, वो जो अचानक भड़का और तेजी से बढ़ा भी। बिल्कुल। हमारे पास इस पर कई लेख और रिपोर्ट्स हैं, तो आज कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले को थोड़ा गहराई से समझें। हाँ, कि आखिर हुआ क्या था, कैसे शुरू हुआ और असर क्या पड़ा इसका। तो कहानी शुरू होती है जून 2025 की शुरुआत से। तनाव मतलब एकदम बढ़ गया था। और फिर इजराइल ने ईरान के कई खास ठिकानों पर, जैसे नतांज, फोर्डो, हाँ, और साउथ पार्स भी, ये सब उनके परमाणु और मिसाइल प्रोग्राम से जुड़े हैं। सही। तो इन पर बड़े हवाई हमले हुए और सुनने में आया कि इसमें IRGC यानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कुछ बड़े कमांडर भी मारे गए। हाँ, ये शुरुआती हमले थे, लेकिन इसके बाद एक और बड़ी खुफिया कार्रवाई हुई 13 जून को। अच्छा। ऑपरेशन रेड वेडिंग। ये मोसाद और इजरायली एयरफोर्स का मिला-जुला ऑपरेशन था। रेड वेडिंग क्या था इसमें? इसमें ड्रोन और हवाई हमले इस्तेमाल हुए और निशाना थे लगभग 30 IRGC नेता और करीब 9 ईरानी परमाणु वैज्ञानिक। बाप रे, मतलब सीधे लीडरशिप और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला। बिल्कुल, ये बहुत सीधी चोट थी। तो फिर जाहिर है ईरान का जवाब आया होगा। हाँ, वो तो आना ही था और उनका जवाब भी मतलब काफी जबरदस्त था। सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें दागी उन्होंने इजराइल पर। किन शहर पर? तेल अवीव, यरूशलेम, बेरशेबा, हाइफा के पास कई जगहों पर। और वो बेरशेबा के अस्पताल वाली घटना, सोरोका अस्पताल। हाँ, वो खास तौर पर चिंता की बात थी। एक नागरिक ठिकाना, अस्पताल, उस पर मिसाइल गिरना, ये दिखाता है कि हालात कितने गंभीर थे। तो ये तो घटनाएं हुई। अगर सैन्य रणनीति की बात करें, इजराइल ने ये सब कैसे किया, मतलब इतने अंदर तक हमले? देखिए, इजराइल की स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग थी। उन्होंने पहले मोसाद के ड्रोन्स इस्तेमाल किए। अच्छा। उससे ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम था, उसे काफी हद तक कह सकते हैं नाकाम किया। रेडार वगैरह को जाम किया होगा। हाँ, कुछ वैसा है। और उसके बाद F-35 जैसे उनके स्टेल्थ जेट्स ने मोर्चा संभाला, जो रेडार पे नहीं आते। हाँ, उनकी यही खासियत है। इससे उन्हें हवा में एक तरह की बढ़त मिल गई। और ईरान, उनका मुकाबला कैसा रहा मिसाइलों के अलावा? ईरान ने अपनी मिसाइल क्षमता तो दिखाई है, 200 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन दागे। लेकिन जैसे बेरशेबा अस्पताल पर हमला हुआ, हाँ, उससे ये भी जाहिर हुआ कि शहरी लड़ाई कितनी खतरनाक हो सकती है। और ये पूरा मामला असल में एक तरह का हाइब्रिड युद्ध था। हाइब्रिड मतलब जिसमें छुपे हुए ऑपरेशन जैसे ड्रोन से हमले और पारंपरिक हवाई हमले दोनों का इस्तेमाल हो। ये लड़ाई सिर्फ मैदान में नहीं, कई लेवल पर थी। और इसका खामियाजा तो आम लोगों ने उठाया होगा। बहुत ज्यादा। ईरान में अनुमान है कि 900 से 1200 मौतें हुई। ओह। 4700 से ज्यादा घायल हुए और 1 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए। 1 लाख? हाँ, अस्पताल, स्कूल, बिजली, ये सब बुनियादी चीजें तबाह हुई। और इजराइल में? हाँ, उनके पास तो आयरन डोम वगैरह है। हैं। और उसने काम भी किया। लेकिन फिर भी करीब 34 नागरिक मारे गए, 500 से ज्यादा घायल हुए, शहर प्रभावित हुए। मतलब मिसाइल डिफेंस के बावजूद नुकसान हुआ। बिल्कुल। और वो सोरोका अस्पताल वाली मिसाइल, वो ईरानी सिजिल मिसाइल थी, उसने दर्जनों लोगों को घायल किया। वो घटना मतलब काफी भयानक थी। दुनिया भर से क्या प्रतिक्रिया आई इस पर? मिली जुली। अमेरिका ने इजराइल को मिसाइल डिफेंस में मदद दी, पर ईरान को चेताया भी। संयम बरतने को कहा होगा। हाँ, रूस और चीन ने ईरान का साथ दिया, मतलब जुबानी तौर पर शांति की अपील भी की। और खाड़ी देश? उन्होंने हमलों की निंदा की। कतर ने तो मध्यस्थता की कोशिश भी की। और UN, यूरोपियन यूनियन, सबने परमाणु ठिकानों पर हमले को लेकर चिंता जताई, डिप्लोमेसी पर जोर दिया। ये परमाणु कार्यक्रम वाली बात, क्या इजरायली हमलों से ईरान का प्रोग्राम खत्म हो गया या बहुत पीछे चला गया? पीछे जरूर गया है। कई महीनों का झटका लगा है, ऐसा माना जा रहा है। तो ये तो इजराइल के लिए एक तरह से कामयाबी हुई। तात्कालिक रूप से शायद हाँ, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। विश्लेषक मानते हैं कि इस हमले से ईरान में जो कट्टरपंथी हैं वो और मजबूत हो सकते हैं। अच्छा, कैसे? उनका तर्क ये हो सकता है कि देखो, हम पर हमला हुआ, भविष्य में ऐसे हमलों से बचने के लिए हमें परमाणु हथियार चाहिए ही चाहिए। एक तरह की निवारक मुद्रा, मतलब डेटरेंस के लिए। ये तो उल्टा पड़ सकता है मतलब। बिल्कुल, तो खतरा शायद कम होने के बजाय बढ़ भी सकता है। और क्या खतरे हैं इसके? मतलब युद्ध विराम तो हो गया, पर हाँ, युद्ध विराम काफी नाजुक है। एक बड़ा खतरा तो ये है कि लड़ाई फैल सकती है।
हिजबुल्लाह है लेबनान में, यमन में हूती हैं। ईरान के प्रॉक्सी। हाँ, वो इसमें शामिल हो सकते हैं। फिर आर्थिक असर भी है। तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार चली गई थीं। हाँ, व्यापार पर असर पड़ा होगा। बिल्कुल। भारत जैसे देशों के लिए भी मुश्किल थी। हमने ऑपरेशन सिंधु चलाया अपने नागरिकों को निकालने के लिए। हाँ, वो याद है। और हमें ईरान और इजराइल दोनों से रिश्ते साधने थे। ईरान से चाबहार पोर्ट, एनर्जी, इजराइल से रक्षा संबंध। संतुलन बनाना पड़ा होगा। बहुत ज्यादा। तो अगर संक्षेप में देखें, ये 12 दिन बहुत भारी थे। हाँ, कह सकते हैं कि जून 2025 का ये टकराव पुरानी दुश्मनी का एक बहुत ही खतरनाक मोड़ था। इसमें हाइब्रिड युद्ध के तरीके दिखे। इजराइल को भले ही कुछ वक्त के लिए सैन्य बढ़त मिली हो, लेकिन ईरान ने भी अपनी ताकत दिखाई। बिल्कुल। और युद्ध विराम के बावजूद जो करीब 24 जून को हुआ, वो बहुत नाजुक है। परमाणु प्रसार का खतरा, क्षेत्रीय अस्थिरता का डर, ये सब बना हुआ है। तो इन सब बातों के आधार पर एक सवाल शायद सोचने लायक है कि ये जो घटना हुई और ये जो नाजुक सी शांति है, क्या ये मध्य पूर्व में सीधे टकराव के एक नए दौर की आहट है, या ये बस पुरानी दुश्मनी का ही एक और शायद ज्यादा भयानक अध्याय बनकर रह जाएगा?